यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जिस किसान ने अपने बेटे को विदेश में पढ़ाकर एक कामयाब इंसान बनाया। उसकी शादी एक गांव की लड़की से करा दी, लेकिन उस लड़की से वह प्यार नहीं करता था, इसीलिए उसने उसके साथ सुहागरात मनाकर उसे जहर देकर मार दिया। आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्यों किया? अगर उस लड़की को वह पसंद नहीं करता था तो वह शादी के लिए मना भी कर सकता था। चलो जानते हैं इस कहानी में आखिरकार पंकज ने यह सब कुछ क्यों किया। पंकज एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिसके पिता एक नॉर्मल किसान थे। उसने अच्छी मेहनत करके अपने बेटे को विदेश में पढ़ाया, क्योंकि उनकी सोच थी कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं रहना चाहिए। उस गांव में इतना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था जितना पंकज था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और वह विदेश में अच्छी खासी जॉब करता था, जिसकी इनकम लाखों में थी। आखिरकार उन माता पिता को यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा क्या करता है, किस कंपनी में काम करता है, क्योंकि उसने अपने घर पर यही बताया हुआ था कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी अच्छी खासी सैलरी है। विदेश में वैसे भी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। अपने माता पिता से मिलने आता रहता था, क्योंकि वहां पर अगर कोई विदेश चला जाता है तो वह अपने माता पिता की केयर करने वापस कभी नहीं आता, लेकिन वह अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए आता रहता था। वह अपने माता पिता के लिए पैसे भी भेजता था ताकि वह वहां पर अच्छी सहूलियत से रह सके। और उसके पास विदेश में एक अच्छा खासा बंगला था, अच्छी सिक्योरिटी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। वह चाहता तो अपने माता पिता को विदेश में ले जाकर वहां पर सेटल कर सकता था, लेकिन उसके माता पिता अपनी मिट्टी से इतना प्यार करते थे कि वह विदेश में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। लेकिन पंकज भी अपने माता पिता से जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसके माता पिता जहां भी रहें बस खुश रहें, क्योंकि उसने अपने माता पिता के लिए इतनी इज्जत पाल रखी थी अपने मन में कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब बनाया है, तो मैं उन लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसके माता पिता जो अपने बेटे की बहुत बड़ाई करते थे, सभी को बताते थे कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, मेरे बेटे की बहुत ज्यादा सैलरी है, वे हमें देखने के लिए आता रहता है और हम लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। हमारा बेटा जैसा है वैसा किसी का बेटा हमने आज तक नहीं देखा। यह बात कर गांव में भी उसकी अच्छी खासी छवि थी। कुछ दिन बीत जाने पर वह एक बार तब अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आया, तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, अब हम यह सोच रहे हैं कि तुम शादी कर लो। तो पंकज को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता, वह भी खुशी खुशी कह देता है ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं शादी कर लूंगा। उसके माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, तो बेटा तो तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। तभी पंकज कहता है कि पहले माँ आप लोग लड़की तो देख लो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। पंकज यह सोच रहा था कि माता पिता को मैं विदेश लेकर जाऊंगा और वहां पर किसी भी लड़की के बारे में उन्हें ऐसा कुछ भी बताकर शादी कर लूंगा, क्योंकि वह विदेश जाकर उसके ख्यालात बहुत अलग हो गए थे। वह पढ़ा लिखा लड़का था, हैंडसम लड़का था, जिसके कारण उसे कोई सुंदर सी और पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। लेकिन उसके माता पिता तब उसे यह बताते हैं कि उनके पिता के दोस्त की लड़की जो गांव में रहती है वह उससे उसकी शादी कर रहे हैं। पंकज यह बात सुनकर अंदर से हिल गया था। उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं था, लेकिन वह अपने माता पिता से अब इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसके माता पिता हमेशा खुश रहें। वह इस शादी के लिए मना नहीं कर पाता, क्योंकि गांव में उसके माता पिता की बहुत इज्जत थी। अगर वह उस शादी के लिए मना कर देता तो पता नहीं उसके माता पिता क्या करते, शायद वह सुसाइड भी कर लेते। वह सब कुछ
नजर में रखकर शादी कर लेता है। जिसके बाद जब वह लड़की उसके साथ 7 फेरे लेकर घर आती है तो वह उसके साथ तभी से कुछ अच्छी बातें नहीं करता, उसे इग्नोर करता, उसे टॉर्चर करता। लेकिन वह सोचता कि ठीक है, अगर शादी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़कर विदेश चला जाऊंगा, रह लेगी यहाँ पर, मेरा क्या है। यह बात सोचकर वह उससे शादी कर लेता है। लेकिन तब वह विदेश जाने के लिए अपने बैग पैक कर रहा था, तभी उसके माता पिता को यह बात पता चलती है। तो वे दौड़कर अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू इतनी जल्दी विदेश क्यों जा रहा है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, तो पत्नी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, या फिर दीप्ति को तुम अपने साथ लेकर जाओ। ये इसका भी मन वहां पर लगा रहेगा, ये यहाँ पर क्या करेगी। मैं अपने माता पिता की बातों से उलझ सा गया था कि अब मैं क्या करूं। अब अगर इसे मैं वहां पर लेकर जाऊंगा तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, मेरे माता पिता को पता चल जाएगा कि मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता हूं, मेरा काम कुछ ऐसा था जो बताने के लायक नहीं था। लेकिन माता पिता मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करते। तभी मैं अपने माता पिता को समझाता हूँ और कहता हूँ कि माँ, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं दीप्ति को अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह बात कहकर अपने माता पिता को विश्वास दिलाकर वह जाने लगता है। तभी दीप्ति कहती है कि प्लीज आप रुक जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तभी पंकज कहता है कि 20 दिन में ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती हो? 20 दिन में क्या कोई प्यार होता है? यह बात कहकर फिर पंकज अपने मन ही मन सोचता है कि आखिरकार गलती तेरी भी है। उसने न चाहकर भी सुहागरात वाले दिन उसको इतना प्यार दिया कि वह लड़की उसके प्यार में पड़ ही जाती है। क्योंकि गांव की लड़कियां जो होती हैं, उन्हें अपने पति का दर्जा जिसको दे देती है वह उसे कभी भूल नहीं पाती। लेकिन पंकज एक सेल्फिश इंसान था, जिसके मन में उसके लिए कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी। लेकिन जो दीप्ति थी वह उसे बहुत प्यार करने लगी थी, उसे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, वह उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। लेकिन पंकज उससे पीछा छुड़ाकर विदेश जाना चाहता था। वह अपने माता पिता को मनाकर वहां से चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जब वह एयरपोर्ट से उतरता है तो उसके लिए एक बड़ी ब्लैक कलर की चमचमाती कार और उसके चारों ओर बॉडीगार्ड। उसका काम ही कुछ ऐसा था कि उसे सिक्योरिटी की सख्त जरूरत पड़ती थी। वह एक वहां का सबसे बड़ा जाना माना गुंडा था। उसके नाम से वहां के गली मोहल्ले में दहशत फैली रहती थी और वहां की पुलिस तो उसके आगे जैसे पानी भरती थी। लेकिन वह वहां पर इतनी आसानी से अपनी जिंदगी जी रहा था कि उसके खिलाफ कोई एक आवाज भी नहीं उठाता था। इसीलिए वह इतने पैसे कमा लेता था कि अपने माता पिता के पास भी भेज देता था और लाखों की इनकम उसकी महीने की होती थी। लेकिन वह अपने जो घर पर शादी हुई थी उसको बिल्कुल भूल चुका था। वह अपने काम पर ध्यान देने लगा। एक दिन तब वह बस स्टैंड पर खड़ा था तो उसे एक लड़की दिखती है जो बहुत सुंदर होती है। उसका नाम मुस्कान था। वह लड़की ऑटो ड्राइवर से पैसे दे रही थी, वह कुछ हैरान सी लग रही थी। इसीलिए पंकज उसके पास जाते हैं और उसकी इस दिक्कत का कारण पूछते हैं। लेकिन वह लड़की उसे कुछ नहीं बताती। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। वह पंकज अपने वॉलेट से ऑटो वाले को पैसे देता है और कहता है कि अब तो ठीक है, अब आप इसे छोड़ दो। यह बात कहकर वह मुस्कुराने लगता है। तभी मुस्कान कहती है कि तुम जैसे लड़कों के पैतरे मैं अच्छे से जानती हूँ। लड़की की
छोटी मोटी हेल्प करके उस पर चांस मारते हो, उसका पीछा करते हो, उसके घर तक जाते हो, एड्रेस पता करते हो, उस पर लाइन मारते हो, उसे पटाने की कोशिश करते हो। यह बात कहकर वह उससे गुस्से से देखती है। तभी पंकज अपने मन ही मन में ठान लेता है कि मुझे यह लड़की से ही शादी करनी है। वह उसे बहुत अच्छी लगती है और उसका जो टसन था, बोलने की स्टाइल थी, वह उसे बहुत भा जाती है, क्योंकि उसका जो काम करने का अंदाज था वह उस लड़की से मैच करता था। वह भी थोड़ा ऐसे ही सभी लोगों को ट्रीट करता था और उसे ऐसा कोई ट्रीट करने वाला मिला था, तो उसे उस लड़की से बेहद प्यार हो जाता है। वह लड़की के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसके घर तक भी पहुंच गया। लेकिन वह कुछ दिन तो उस लड़की के पीछे उसके घर तक जाता, उसे कॉलेज में उसे देखता ही रहता। वह लड़की बीएससी कर रही थी। उसके माता पिता किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण वह अपने एक बूढ़े दादाजी के साथ रहती थी। वह उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने खबरियों के द्वारा निकाल लेता है। फिर वह उसकी एक फ्रेंड को टॉर्चर करता है और उसे धमकियां देता है, जिसके कारण वह अपनी फ्रेंड की सारी इंफॉर्मेशन उसे देने के लिए राजी हो जाती है। तब वह एक दिन उसका फोन आता है कि आज मैं आपको मुस्कान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तभी वह कहता है, क्या बताना चाहती हो, जल्दी बताओ। तभी वह बोलती है कि मुस्कान की 2-3 दिन बाद शादी है। यह बात सुनकर पंकज थोड़ा सा हिल सा जाता है और वह घबराते हुए कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो, क्योंकि वह मुस्कान से शादी करना चाहता था और अब उसका सपना जो मुस्कान से शादी करने का था वह चकनाचूर होने को जा रहा था। उसे तब यह पता चलता है तो वह अपने गुंडों से कहता है कि जाओ और मुस्कान को किडनैप कर लो। वह उसे किडनैप करवा के अपने ही घर में एक रूम में रख लेता है। वहां पर उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उसे एक अपने घर की तरह ही वहां पर रखा जाता है। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन के बाद पंकज उसे उनके घर पर जहां से उसे उठाया था वहीं पर छुड़वा देते हैं, वह भी सही सलामत। उसके दादाजी यह सब कुछ देखकर उसे बहुत जोर से रोना आ जाता है और वह अपनी पोती के गले लगकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है कि तेरे जो होने वाले पति थे वह हमें क्या क्या सुना के गए हैं और उन लोगों ने तो हमसे रिश्ता भी तोड़ लिया है। लेकिन लड़की कहती है कि दादाजी मुझे नहीं पता मुझे किसने किडनैप किया था और वह खुद मुझे कुछ भी नहीं किया और वैसे जैसे मुझे लेकर गए थे वैसे की वैसे ही मुझे यहाँ पर छोड़ के गए हैं। मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि आखिरकार यह लोग कौन थे और ये क्या चाहते थे। अब उसके दादाजी अपनी पोती की फिक्र में कुछ बीमार से रहने लगते हैं। लड़की इतनी गरीब थी, वह अपने दादाजी का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। इस बात का फायदा पंकज बखूबी उठाता है। वह उसके दादाजी के पास जाता है। उसके दादाजी तब बाहर घूमने जाते तो उसने उनका विश्वास जीतने की कोशिश की, उनकी हेल्प की, उन्हें पार्क में घुमाते। वह डेली अंकल के साथ टाइम स्पेंड करते। दादाजी उससे खुश हो जाते हैं और उसे अपनी सारी बात बताते हैं कि मेरी पोती जिसकी शादी होने वाली थी उसकी शादी टूट गई है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। मेरी पोती 3 दिन के बाद घर वापस आई थी, इसीलिए वह लोग मेरे पोती के चरित्र पर दाग लगा कर चले गए। उन्होंने न जाने हमारी पोती के बारे में क्या क्या कहा, जो कि सुनकर मेरा दिल सा बैठ गया। यह बात कहकर वह कहता कि मेरे जो दामाद होने वाले थे वही हमारा सारा खर्चा उठाते थे, मेरी दवाइयों का, मेरी पोती का, कॉलेज का, सब कुछ वही करते थे। यह बात कहकर वह रोने लग जाते हैं।
पंकज इस बात का फायदा उठाते हैं और उन्हें कहते हैं, अरे अंकल कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उन्हें उनके घर तक छोड़ने जाते हैं। तभी मुस्कान उसे देख लेती है। वह पहचान जाती है कि ये वही लड़का है, उस दिन मुझे उस ऑटो वाले के साथ मिला था। यह बात सोचकर वह सोच लेती है कि यह लड़का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है, लेकिन उसकी जो मदद करने की स्टाइल थी, बात करने का अंदाज था, उससे मुस्कान भी मोहित हो जाती है और वह भी उससे प्यार करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, एक दूसरे के साथ वह टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब पंकज उसके दादाजी को अस्पताल दिखाकर लेके आते, उसकी सारी दवाइयों का खर्चा उठाते। दूसरी तरफ मुस्कान का भी खर्चा अब पंकज उठाने लग गया था। अब उसे कभी कॉफी पर ले जाता, कभी लंच कराने ले जाता, उसको शॉपिंग कराता, कपड़ों के साथ शूज दिलाता, कपड़ों के मैचिंग के इयररिंग्स दिलाता। लड़कियों को यह सब कुछ बहुत पसंद आता है और यह सब कुछ मुस्कान को बहुत अच्छा लगता था। तब वह उसकी दिलाई हुई ड्रेस पहनती और वह सारी चीजों में सिंगर कर जब उसके सामने आती तो वह बहुत कयामत ढाती, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी कि वह जब सारा श्रृंगार करती थी तो बहुत सुंदर लगती थी। और इसी अदाओं में फंसा था पंकज। वह अपनी उस गांव वाली दीपति पत्नी को भूल चुका था। अब वह मुस्कान के जाल में इस तरह फंस गया था कि निकलना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। मुस्कान के दादाजी और उसकी पोती मुस्कान अब पंकज से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन तब शादी की डेट फिक्स होती है तो पता नहीं मुस्कान को यह सब कुछ कैसे पता चल जाता है कि पंकज की पत्नी है, उसकी पहले शादी हुई थी, लेकिन उसने ऐसा हमसे नहीं बताया। यह बात उन्हें बहुत गुस्सा दिला देती है और वह पंकज पर प्रेशर देते हैं कि अगर तुम्हारी वह बीवी रहेगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन पंकज उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था। वह कहता है कि मेरी पहले वाली जो पत्नी है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो एकदम देसी गंवार लड़की है, वह बहुत काली है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तो मुझे अपने माता पिता के कहने पर उससे शादी करनी पड़ी थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसके कारण तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वह गांव में रहेगी, यहाँ मैं उसे कभी नहीं लेके आऊंगा। यह बात कहने के बाद भी मुस्कान उसकी बात से सहमत नहीं होती। वह कहती है, मैं तुमसे शादी तभी करूंगी तब तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दोगे, तभी तुम मेरे पास आना अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर। यह बात कहकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन पंकज उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। वह उससे बात करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम यह चाहती हो तो मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैंने यह सब कुछ कर दिया तो मेरे माता पिता जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं अपने माता पिता को इतना बड़ा धोखा कैसे दूं? अगर उन लोगों को यह पता चला कि मैं उनकी लाई हुई बहू को तलाक देना चाहता हूँ तो वह कभी मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। मेरी गांव में एक अच्छी खासी छवि है जो खराब हो जाएगी। यह बात कहकर तभी वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसे तलाक नहीं दे सकते तो वह तो तुम्हें छोड़कर जा सकती है। तुम जाओ, उसे इतना टॉर्चर करो कि वह खुद ब खुद तुम्हें छोड़कर चली जाए। वह कहता है, हाँ यह तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुस्कान को भी पंकज का धंधे के बारे में कुछ नहीं पता था कि आखिरकार वह क्या काम करता है। वह वहां से अपना सब कुछ काम छोड़कर अपने गांव लौट आता है। वह दीप्ति से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करता, उन दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाती थी, लेकिन दीप्ति जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी, वह एक अबला नारी की तरह अपनी जगह को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी।
वह उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन दीप्ति अपनी एक पतिव्रता पत्नी बनकर दिखाती है। वह अपनी उन 7 वचनों पर खरी उतरती है। उनके बीच में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन दीप्ति अपनी आंखों में आंसू लाकर वहीं पर रुक जाती। वह उसे मारता पीटता, उसकी हर वक्त हर एक चीज में कमी निकालता, उसकी इंसल्ट करने में वे कभी भी कसर नहीं छोड़ता, लेकिन दीप्ति उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। दूसरी तरफ पंकज मुस्कान को हर एक पल की, हर एक वक्त की खबर देता रहता। वह अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि मैं सब कुछ करके हार चुका हूँ, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होना चाहती। यह बात सुनकर वह कहती है कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, उसे जहर देकर मार दो। यह बात सुनकर पंकज के पाँव के तले से जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि मैं उसे जहर देकर कैसे मार सकता हूँ। तभी मुस्कान कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसे जहर देकर नहीं मार सकते हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम मुझे शादी करने का सपना भूल जाओ। पंकज उसके प्यार में इतना पागल था कि वह यह बात भी मान जाता है। वह रात को सो जाता है। तब रात को उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि दीप्ति उसके पास नहीं थी। वह अपने घर में चारों ओर देखता है, लेकिन उसे दीप्ति कहीं नहीं मिलती। तभी वह टेरेस पर जाता है। दीप्ति वहां पर एक कोने में बैठकर रो रही थी। वह उसे देखकर कहता है, अरे पगली, तू रो क्यों रही है? वह कहती है, कुछ नहीं। तभी पंकज कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी वजह से रो रही हो। तुम्हें दुख है कि मैं तुम्हारे साथ इतना गलत कर रहा हूं। अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अगर कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ दूंगा। दीप्ति कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई भी शिकायत नहीं करती हूँ। यह बात कहकर वह अपने आंसू पूंछ लेती है। तभी पंकज उसकी इन बातों पर फिदा हो जाता है। अगर उसकी जिंदगी में मुस्कान ने कभी दस्तक नहीं दिया होता तो वह दीप्ति से आज बहुत ज्यादा प्यार करता। उसकी जो बोलने की स्टाइल थी, उसकी हर एक अदा पर अब वह फिदा होते जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान की वह एक झलक पाने को इतना बेताब हो रहा था कि वह हर कुछ करने को, गुजरने को तैयार था। वह कहता है कि अरे जल्दी से चलो और अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें उठकर बहुत सारे काम भी करने हैं। यह बात कहकर वह दीप्ति को वहां से उठाकर अपने बेड पर लिटा लेता है और कहता है कि आज सुबह मैं तुम्हें एक अच्छा सा मैंगो शेक बनाकर पिलाऊंगा, देखना तुम कितना अच्छा लगेगा और तुम्हारी जो थकान है, हरारत है, ये सब कुछ उतर जाएगी। यह बात कहकर वह अपनी पत्नी को सुला देता है। वह गहरी नींद में सो रही थी। सुबह हो जाती है, लेकिन दीप्ति की आंख नहीं खुलती क्योंकि वह रात को लेट सोई थी और आजकल उसे स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो रहा था। उसके उठने से पहले ही पंकज उसके लिए जूस लेकर आता है और वह जूस उसे पिलाता है और कहता है कि जल्दी से पी लो वरना जूस गर्म हो जाएगा। तुम पीकर तो देखो कि मेरे हाथों का जूस कैसा लगता है। दीप्ति कुछ सोचे बगैर ही उसे पी लेती है। वह अपने पति का प्यार पाने के लिए न जाने कितनी सालों से बेकरार हुई जा रही थी। पंकज उसे नफरत से जहर दे रहा था, लेकिन वह उसका प्यार समझकर वह जूस पी लेती है। उसे ने अपनी पैकिंग करके रख रखी थी। उसे पता था कि जूस देते ही ये मर जाएगी, उससे पहले तुझे यहाँ से निकलना है। वह सुबह होते ही उसे जूस पिलाकर वहां से चला जाता है। वह विदेश पहुंचकर अपने आलीशान बंगले में जाता है। उसकी चाबी उसके पास होती है। वह ताला खोलकर अंदर जाता है। वह मुस्कान को कुछ भी नहीं बताता कि मैं आज आ रहा हूं। यह बात उसे नहीं पता था। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था।
वह वहां पर पहुंच जाता है और तब वह अपने घर पर पहुंचता है तो वह देखता है कि मुस्कान ने खीर बना रखी थी। वह उसे कहती है, लो खीर खा लो, बहुत स्वादिष्ट बनी है, आज तो हमारे जश्न का टाइम है। यह बात कहकर वह उसे खीर थमा देती है और जबरदस्ती उसे एक चम्मच खिला देती है। लेकिन उस खीर के अंदर उसने पहले से ही जहर मिलाकर रख रखा था। जो काम पंकज दीप्ति के साथ करके आया था वही काम मुस्कान ने पंकज के साथ कर दिया। आखिरकार उसने उसे जहर क्यों दिया था, यह भी एक जानने का विषय बन गया। पंकज उसके पीछे पीछे उसके रूम की ओर जाता है और वह तब थोड़ा सा रूम को खोलकर झांक कर देखता है तो वह क्या देखता है, वह देखकर रोने लग जाता है क्योंकि मुस्कान अपने उस पति से बात कर रही थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी और पंकज के किडनैप करने पर उसके साथ उसकी शादी टूट गई थी। वह उससे बात कर रही थी कि अब तो हमारे बदला पूरा हो गया है, पंकज को हमने खीर में जहर मिलाकर दे दिया है। वह क्या सोचता था कि वह हम लोगों को दूर कर देगा, हमारे प्यार को अलग कर देगा। वह उसकी सोच गलत थी। अब देखो मैंने उसके परिवार को ही अलग कर दिया है, उसकी पत्नी को उसी के हाथों से जहर दिलाकर मरवा दिया है और हमने उसे जहर देकर मार दिया है। वह अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना, आज उसकी सारा गुंडागर्दी यहीं पर निकल जाएगी। यह बात सुनकर पंकज दबे पांव वहां से वापस अपने घर की ओर निकल लेता है। रास्ते में ही उसके माता पिता का उसके पास फोन आता है जो कि कहते हैं कि बेटा जल्दी से घर वापस आ जा, दीप्ति की तबीयत बहुत खराब है, वह शायद लास्ट स्टेज पर है और वह तुम्हें बहुत याद कर रही है, वह तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहती है और वह तुमसे बात करना चाहती है। यह बात सुनकर पंकज घर पहुंचता है और दीप्ति को देखता है तो वास्तव में ही वह उस लास्ट स्टेज पर थी, लेकिन वह पंकज से बात करना चाहती थी। वह बताना चाहती थी कि उसने उसकी अलमारी से कुछ ऐसी चीज देखी थी जिसके बारे में देखकर सुनकर पढ़कर उसे बहुत जोर का सदमा लगा। तभी वह समझ जाता है कि दीप्ति को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तभी दीप्ति बताती है कि मैंने आपकी अलमारी से वह डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे और मुझे पता चल गया था कि आप विदेश में क्या काम करते हो, इसीलिए आप जो काम करते हो वह कानूनी अपराध है। मैंने वह सब कुछ पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भेज दिया है, कुछ देर में पुलिस यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने आने ही वाली होगी, प्लीज मुझे माफ कर देना। वह अपने पति पंकज के पांवों में गिरकर माफी मांगती है। पंकज भी उसे देखकर रोने लग जाता है क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की थी। पत्नी को सब कुछ पता होते हुए भी उसने एक उफ तक नहीं कही। वह अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। लेकिन दीप्ति वहीं पर बेहोश हो जाती है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे एडमिट किया जाता है। लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद पंकज भी बेहोश हो जाता है, उसे भी वहीं पर एडमिट किया जाता है। पंकज को तब होश आता है तो वह सबसे पहले डॉक्टर से पूछते हैं कि दीप्ति कैसी है। तभी डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी, हम दीप्ति को नहीं बचा पाए। वह अफसोस करता रह जाता है। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाते हैं। आज पंकज को 15 साल की सजा हुई और तब वह अपने घर पर सजा काट कर वापिस आता है तो वह देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। वह आसपास पर पूछताछ करता है, तभी वहां के लोग बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जो कारनामे थे उनके बारे में पता लगते ही उन्हें सुसाइड कर ली। आखिरकार बेटा तूने यह सब कुछ क्यों किया? आखिरकार अगर तुझे दीप्ति पसंद नहीं थी तो तू वैसे ही बता देता,
उसे जहर देकर तुमने क्यों मारा? आज पंकज अपने माता पिता का काम को संभाल रहा है। वह अपने पिता की तरह खेती बाड़ी करता है और अपनी उस खेती बाड़ी में वह इतना खोया रहता है कि उसे अब किसी की कोई फिक्र नहीं होती, किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब वह वहीं पर अपना कारोबार चलाता है और खेती बाड़ी करता है। अब उसे खेती बाड़ी में ही सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।